इनसे मिलिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम आपकी भेंट करवा रहे हैं फिल्म समीक्षक और पत्रकार दीपा गहलोत से। आपसे बातचीत की है राजेंद्र त्रिपाठी ने। दोस्तों, कई बार फिल्मी जो हस्तियां आती हैं हमारे इस प्रोग्राम में, लेकिन उन फिल्मी हस्तियों को समीक्षा की दृष्टि से देखकर उनको प्रकाशन के माध्यम से हमसे परिचित करवाने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम फिल्मी समीक्षक कह सकते हैं, फिल्मी पत्रकार कह सकते हैं। और ऐसी ही एक हस्ती इस वक्त विविध भारती के स्टूडियो में हमारे इस प्रोग्राम में खास तौर से मौजूद है और इनका नाम है दीपा गहलोत। दीपा जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे विविध भारती के स्टूडियो में। धन्यवाद। और ये जानना चाहेंगे, पत्रकारिता के रूप में करियर को आपने क्यों चुना? एक तो मुझे बचपन से ही पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था और हमारे घर का माहौल ऐसा था कि पढ़ने लिखने का माहौल था। मेरे पिताजी नवभारत टाइम्स में काम करते थे और मेरी मम्मी भी लेखिका हुआ करती थी, तो आई थिंक विरासत में मुझे लेखन और पत्रकारिता मिली है। लेकिन कहीं जैसे टीनेज के रूप में एक सपना होता है इंसान का कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। जी, मुझे तो ये लगता है कि हालांकि मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और गांव में जाके लोगों की सेवा करूं, लेकिन और मैंने साइंस की पढ़ाई भी की, जो मुझे अब लगता है बर्बाद हुई, क्योंकि जब मेडिसिन में जाने का बात आई तो मैंने बहुत रोना धोना मचा गया कि मुझे लिखना ही है और मुझे पत्रकार ही बनना है और कुछ नहीं बनना। हालांकि अब लगता है कि अगर डॉक्टर बनती तो आई मे हैव बीन बेटर ऑफ। तो मुंबई का जो परिवेश है वो आप जानते हैं कि फिल्मों से काफी आकर्षित रहा है, लेकिन चूंकि फिल्म का जो माध्यम है इतना बड़ा है, इसमें से करियर के रूप में आपने जो पत्रकारिता का माध्यम चुना, उसमें आपको क्या लगता है कितनी संभावनाएं उस वक्त थी महिलाओं के लिए? आई थिंक लकीली जब तक मैं पत्रकारिता में आई तब तक काफ़ी महिलाएं पत्रकारिता में आ चुकी थी और उस समय तक वो जो पुरानी धारणा थी कि औरतों को आप फैशन शो कवर करने भेज दें या वेजिटेबल शो कवर करने भेज दें, वो भी ख़त्म हो गई थी। तो काफ़ी औरतें, जिसको हार्डकोर जर्नलिज्म कहते हैं, वो भी कर रही थी। मुझे लगता है जब उस समय सिर्फ एक आध ऐसा फील्ड था जर्नलिज्म में जिसमें महिला नहीं गई थी और उसमें एक था स्पोर्ट्स, क्योंकि पता नहीं क्यों उस समय भी ये धारणा थी कि औरतों को स्पोर्ट्स के बारे में क्या अकल होगी। और दूसरा फाइनेंशियल जर्नलिज्म में इतनी औरतें नहीं आई थी। लेकिन अब देखा जाए तो सब मीडिया हाउसेस में मतलब पोजीशंस ऑफ पावर आल्सो औरतें ही हैं। ये तो हम कहेंगे और ये मानेंगे भी कि महिलाओं के लिए कोई भी जो फील्ड है आज अछूता नहीं रहा है। लेकिन जब आपने इसमें प्रवेश किया था तो कैसा लगता था आपको कि महिलाओं के लिए पत्रकारिता का जो फील्ड है, ये क्षेत्र है, कितना मुश्किल था, कितना आसान लगता था? देखिए, आप जो भी करियर चुने उसमें आप कितना समय, कितना इमोशन, कितना इंटेलेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, चाहे वो पत्रकारिता हो या कोई और। तो जब मैं इस ख्याल से आई कि मुझे पत्रकार ही बनना है और मुझे इसे करियर चुनना है, ऐसे नहीं कि थोड़ी देर ये ट्राई कर लिया, नहीं मजा आया तो फिर दूसरा कुछ ट्राई कर लिया। आई वॉज क्लियर कि मुझे यही करना है। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि अगर कोई मुश्किल आए तो मुझे झेलनी पड़ेगी। मैंने हर तरह की पत्रकारिता की और हर किस्म की मैगजीन में काम किया, हर किस्म का काम किया, मतलब पेज बनाने से लेके सब एडिटिंग से लेके प्रूफ रीडिंग से लेके उसका लेआउट सब काम। तो उस तरह की ट्रेनिंग आजकल लोगों को नहीं मिलती है। जो हमको पूरी थरो जो ट्रेनिंग मिली उससे मुझे लगता है कि बहुत मेरा फायदा हुआ। फिल्मी समीक्षक के रूप में जिस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं, उनका सामना आपको कैसे करना पड़ता है? आई थिंक महिला समीक्षक के लिए कोई ऐसे खास मुश्किल नहीं है। सिर्फ इतना ही हो कि कभी कभी आपको बहुत देर में फिल्म देख के रात के 2 बजे घर आना पड़ता है। एक्सेप्ट फॉर दैट मुझे और कोई ऐसी मुश्किल नहीं। फिल्म वालों के बारे में कितनी सच्ची और कितनी झूठी कहानियां पत्रकार लोग गढ़ते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? आई थिंक ज्यादातर बातें सच्ची होती हैं। बात सिर्फ ये होती है कि फिल्म वाले कब उस सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहते हैं और कब नकारते हैं। हाँ,
तो कभी ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि जब उनको कन्वीनियंट हो तब एडमिट करें, नहीं तो कहते हैं नहीं ये तो येलो जर्नलिज्म में तो गलत है, ये तो कुछ भी मनगढ़ंत छापते हैं। लेकिन 90% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो बात छपी होती है वो सही निकलती। जब समीक्षा करनी होती है तो आप विशेष रूप से पर्दे पर क्या नजर गड़ाए रखते हैं, क्या देखना चाहते हैं, उसमें क्या लिखना चाहते हैं? मेरे हिसाब से जब मैं फिल्म देखती हूँ तो पूरी फिल्म देखती हूँ, तो मुझे एक्चुअली निर्देशक का और लेखक का और कैमरामैन का, एडिटर का काम ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि एक्टिंग तो जो हमारे इस समय के स्टार्स हैं सभी कॉम्पिटेंट है, तो एक्टिंग तो ज़्यादातर लोग कर ही लेते हैं, तो इतना इम्पोर्टेंट एक्टिंग नहीं होती है मेरे हिसाब से फिल्म में। इतनी पूरी टीम वर्क होती है जो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिनेमा एज अ मीडियम मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अपनी मर्जी से, ये नहीं कि कोई ज़बरदस्ती है, मैं बहुत फिल्में देखती हूँ। जितने फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया में, इंटरनेशनल फेस्टिवल, उनमें जाने की कोशिश करती हूँ। फिल्मों पे किताबें बहुत पढ़ती हूँ, इंटरनेट पे जो और पब्लिकेशंस में, फॉरेन के पब्लिकेशंस में रिव्यूज़ छपते हैं वो पढ़ती हूँ। तो दिस इज़ माई प्रिपरेशन, दिस इज़ माई होमवर्क। तो वो मुझे लगता है कि मुझे अगर अपना काम ईमानदारी से और अच्छी तरह करना है तो ये ग्रोथ मुझे अपने आप करनी है। अच्छा, एक बात बताइए कि एक ही जो मीडिया होता है, खास तौर से एक प्रकाशन समूह है, उसके 4-5 भाषाओं में कोई पेपर निकलते हैं। जब फिल्म रिलीज होती है तो अलग अलग भाषाओं के समीक्षक उसकी समीक्षा करते हैं, तो क्या वे समीक्षक आपस में भी कुछ तय करके लिखते हैं रेटिंग वगैरह के बारे में? नहीं, इनफैक्ट आप कभी कभी देखेंगे कि उसी ग्रुप के 4 पब्लिकेशंस ने अलग अलग रिव्यू लिखे हैं। वो इसलिए कि क्रिटिक को भी उस पेपर का जो ब्रीफ है उसके हिसाब से लिखना पड़ता है। अब आप अगर कोई सीरियस फिल्म जर्नल के लिए रिव्यू लिख रहे हैं तो उसका आपका स्टाइल अलग होगा, क्योंकि वो एक तो फिल्म लगने से थोड़े दिन बाद होता है, तो आप उसको दोबारा देख के रिफ्लेक्ट करके सीरियसली लंबा सा रिव्यू लिख सकते हैं। न्यूज़पेपर का रिव्यू क्या है, आपने अभी फिल्म देखी, अभी जाके रिव्यू लिखा, तो इट्स एन इमीडिएट रिएक्शन कि आपका इमीडिएट रिएक्शन वो फिल्म देख के क्या होता है। और कभी कभी पेपर्स के जो ब्रीफ होता है वो ये होता है कि आप ऑडियंस को और अपनी रीडरशिप को नज़र में रख के आप लिखें। तो जैसे मराठी पेपर है, अगर वो कहेंगे मैं हमारी रीडरशिप ऐसी, हमारी रीडरशिप इस तरह की फिल्म पसंद करती है, तो आप उसको मद्देनजर रख के फिर रिव्यू लिखें। तो जिस पब्लिकेशन में आपका रिव्यू छप रहा है और जिस समय छप रहा है, मतलब इमीडिएटली बाद या 1 महीने बाद या 3 महीने बाद, उससे पूरे स्टाइल में काफी फर्क पड़ता है। और एक बात हम पूछना चाहेंगे कि पत्रकारों के साथ फिल्मी लोगों की रिलेशनशिप में कई बार मतभेद पाए जाते हैं। तो ऐसे एक आध बार हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि ज्यादातर, मुझे अपने बारे में कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री की ये राय है कि मैं थोड़ी कड़क हूँ लेकिन ऑनेस्ट हूँ। देखिए, अपना स्टाइल है, और कहते हैं ना कि जो सच्चा होता है वो थोड़ा सा कड़क भी होता है। जिनके बारे में मैं लिखती हूँ उस समय शायद उनको बुरा लगता हो या नाराज होते हो, लेकिन बाद में उन्होंने सबने ये कहा कि भाई हाँ, वी रेड योर रिव्यू एंड वी अग्रीड विद इट इन रेट्रोस्पेक्ट। मतलब 6 महीने बाद वो जब खुद उस फिल्म को रियलाइज करते थोड़े डिस्टेंस से देखें, ऑब्जेक्टिविटी आपकी चली जाती है ना जब आप फिल्में बनाते हैं, तो 6 महीने बाद 8 महीने बाद आप देखेंगे तो लगता है हाँ ये खामी मुझे क्यों नहीं दिखी उस समय, क्योंकि यू आर नॉट ऑब्जेक्टिव अबाउट योर ओन वर्क, यू नो। उनका नजरिया कुछ और रहता है उस समय, और फिर थोड़े वक्त के डिस्टेंस के आप देखते हैं तो आपको आपकी खुद के काम में जो खामियां थी वो नजर आती है। पीठ पत्रकारिता बहुत उछलकर सामने आती है। मुझे तो लगता है अब के येलो जर्नलिज्म कम हो गया और होना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे पेपर्स स्टार्स के लिए उनका नज़रिया इतना, मैं क्या कहना चाहिए, वर्शिपफुल जैसा हो गया है कि मतलब इतना ज़्यादा उनकी तारीफ में पुल बांधना, उनकी ऑलमोस्ट भगवान मान बैठे हैं। बिल्कुल, आई मीन आप मेन स्ट्रीम पब्लिकेशन में देखें तो उनका फिल्म और फिल्म स्टार्स के बिना काम नहीं चलता। जब मैंने शुरू किया था तो फिल्म वालों का खबर जब छपती थी कि किसी ने कोई बहुत बड़ा काम किया हो, कुछ अवार्ड पाया हो, किसी की शादी हुई हो, ऐसा कुछ न्यूज़ वर्दी हुआ हो, तो अब तो हर दिन देखा जाए फिल्म स्टार्स हर पेपर में स्प्लैश होते हैं। पत्रकार फाइनेंशियली कितने साउंड होते हैं आज के दौर में? देखिए, पत्रकार भी जैसे पेपर तरह तरह के होते हैं वैसे पत्रकार भी तरह तरह के होते हैं। तो जो बड़े मीडिया ग्रुप्स में काम करते हैं ऑब्वियसली उनकी सैलरीज और पर्क ज़्यादा होते हैं, और जो छोटे पेपर्स में या रीजनल पेपर्स में या नीश पेपर्स में काम करते हैं ऑब्वियसली सैलरीज वगैरह कम होती हैं। तो आई थिंक ये अपने ऊपर है कि आप पत्रकारिता को एज अ करियर चुनते हैं और उसमें रहना चाहते हैं, या पत्रकारिता को स्प्रिंग बोर्ड की तरह और किसी चीज़ में जाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं।
पत्रकारिता में सिर्फ एक मुझे ये प्रॉब्लम लगती है कि सीलिंग बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि आजकल लोग एडिटर, सपोज आप एडिटर की पोजीशन पहुंच गए तो उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, सो यू रीच योर पीक, उसके बाद क्या? तो ये मुझे लगता है मिडिल लेवल काफी जर्नलिस्टों की ये प्रॉब्लम होती है कि आप 30-35 की उम्र में यू रीच योर पीक, यू नो। तो ये अच्छा, आजकल टीवी चैनल्स पे भी आप देख रहे हैं कि समीक्षाएं बहुत होती हैं, कार्यक्रम ऐसे कई चैनल्स आयोजित करते हैं। उस दरमियान आज के दौर में प्रिंट मीडिया का जो महत्व है वो कितना बढ़ा है या कायम रहा है या कम हुआ है? आई थिंक प्रिंट मीडिया का महत्व वैसे ही है जैसे पहले था, बिकॉज पता नहीं कुछ साइकोलॉजिकल बात होती है कि आपने जो हाथ में लेके अपने सामने पढ़ा है उसका कुछ वैल्यूज अलग ही होती है। दुनिया भर में आप देखिए, टीवी और इंटरनेट के होने के बावजूद न्यूज़पेपर्स की कुछ कमी नहीं हुई है उनकी रीडरशिप में। सर्कुलेशन वैसा ही है, ये तो है, ज्यादा बढ़ा ही है इनफैक्ट। और उसका एक कारण ये भी होता है कि मानसिकता वैसी बरकरार है लोगों की कि जब तक पढ़ा नहीं है कुछ मन में गड़ा नहीं। सी इन कोल्ड प्रिंट, यू नो, जब तक लोग यकीन नहीं करते हैं। एक महिला को पत्रकारिता करने के लिए किन किन बातों से समझौता करना पड़ सकता है इस फील्ड में? आई थिंक महिला पत्रकार वर्ड आजकल यूज करना इज रिडंडेंट, बिकॉज महिलाएं ही पत्रकारिता में आजकल ज्यादा हैं। और दूसरा मुश्किल, आई थिंक इफ यू हैव अ रेगुलर फैमिली लाइफ, तो मुश्किल ये हो सकती है कि आपके आवर्स इराटिक होते हैं, आपको पता नहीं आप किस वक्त घर पहुंचेंगे, तो फैमिली लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, तनाव आ सकता है। और सेफ्टी फैक्टर है जो बॉम्बे में मर्सीफुली नहीं है, लेकिन आप अगर किसी और जगह में रात के 2 बजे अकेले लौट रहे हैं घर पे, तो जरा पत्रकारिता में क्यों, जिस भी करियर में महिलाओं ने सीरियसली काम किया है, मतलब मैं भी समझती हूँ कि एक तो जॉब होता है और एक करियर होता है। एक इसलिए होता है कि आपको या तो पैसों की जरूरत है या टाइम पास करना है, वो काम होता है। एक होता है कि आप जिसको सिंगल माइंडेडली आप जिसको करियर चुनते हैं, तो अगर आप उस तरह के शख्स हैं कि जो आपने करियर चुना हुआ है, तो उसमें तो फिर आपको सब जो मुश्किलें सामना करना ही पड़ेगी और करना भी चाहिए। तो आपने ऐसा जो काम किया है पृथ्वी थिएटर के बारे में, उसके बारे में हमारे सुनने वालों को बताइए। ये आपने काम की शुरुआत दिमाग में कैसे आई और इसको कैसे अंजाम दिया आपने? हर जर्नलिस्ट के मन में ये बात तो कहीं ना कहीं होती है कि हमारा काम क्या है, हो गया छप गया, अगले दिन भेलपुरी खाई किसी ने, ये रहता है कि भाई हमारा काम कहीं स्थायी कायम हो जाए किताब के रूप में, या उसको देखा जाए, पढ़ा जाए, लाइब्रेरी में रखा जाए, कुछ परमानेंस जैसा हो आपके शब्द जो आपने लिखे हैं, तो वो होता है। और क्योंकि मैं काफी सालों से थिएटर के बारे में भी लिख रही हूँ, तो जब शशि जी ने पृथ्वी थिएटर 25 साल हुए थे लास्ट ईयर, तो उनको लगा कि 25 साल हो गए थिएटर को, तो उसका कुछ तो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बात की कि वुड यू लाइक टू डू दिस, एंड आई सेड या, क्योंकि पृथ्वी थिएटर से मुझे लगता है मेरा भी कुछ ऐसा इमोशनल अटैचमेंट सा हो गया कि इतने प्लेज आपने हफ्ते में 2-3 दिन आपके वहाँ निकलते हैं, प्ले नहीं देख रहे होते तो किसी से मिल रहे होते हैं या कुछ, तो आई फेल्ट कि आई थिंक आई एम द राइट पर्सन टू डू दिस जॉब। और इस किताब के रिसर्च करने में, जो इंटरव्यूज करने में मुझे मजा आया, तो आई थिंक किसी जर्नलिस्टिक जॉब में इतना मजा नहीं आया। क्या नाम दिया आपने किताब को? पृथ्वीवालास। मैंने नहीं दिया, शशि जी की चॉइस थी। आपको धन्यवाद देते हैं कि फिल्म पत्रकारिता के बारे में अपना जो खास नजरिया आपने यहाँ आकर पेश किया, हमारे सुनने वालों को जानकारी दी और अपने बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इनसे मिले कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्म समीक्षक और पत्रकार दीपा गहलोत से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम समाप्त हुआ। इनसे मिलिए।